ESB न्यूज, सच्चाई के साथ। नमस्कार, मैं ब्रजेश यादव। ASB न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत। कोरोना वो नाम जिसने सारी दुनिया में अपने खौफ से हाहाकार मचा रखा है। कोरोना वो नाम जिसके नाम से आम आदमी कितना भयभीत हो चुका है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोरोना हर आम आदमी के हृदय में भय बना के बैठ चुका था। आज भारतवर्ष उन देशों में शुमार है जिनके महान वैज्ञानिकों ने कोरोना को परास्त करने का काम किया है। भारत आज उन देशों में शुमार है जिन्होंने कोरोना को किस तरीके से हराया है, वैक्सीन बना करके आज शिखर पर अपना नाम अंकित किया है। आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट के माध्यम से। क्या कोरोना की वैक्सीन सभी को एक साथ दी जाएगी? सरकार ने उच्च जोखिम वाले समूहों को प्राथमिकता पर वैक्सीनेशन के लिए चिन्हित किया है, जिसमें पहले समूह में हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर शामिल हैं। दूसरे समूह में 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति तथा वे लोग जो पहले से ही किसी रोग से ग्रसित हैं। इसके बाद वैक्सीन को अन्य सभी जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाएगा। क्या यह वैक्सीन सुरक्षित होगी, क्योंकि इसे बहुत कम समय में बनाया गया है? सुरक्षा और प्रभाव के डेटा की जांच के आधार पर मंजूरी के बाद ही नियामक निकाय द्वारा वैक्सीन लगाई जाएगी। क्या वैक्सीन लेना अनिवार्य है? कोरोना के लिए वैक्सीन स्वैच्छिक है। हालांकि स्वयं की सुरक्षा और बीमारी के प्रसार को सीमित करने के लिए कोरोना वैक्सीन की पूरी खुराक आवश्यक है। क्या कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति को भी वैक्सीन लेना आवश्यक है? पहले से संक्रमित होने के बावजूद वैक्सीन की पूरी खुराक लेना आवश्यक है, क्योंकि यह एक मजबूत प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करने में मदद करेगा। क्या कोरोना संक्रमित व्यक्ति को भी वैक्सीन लगाया जा सकता है? संक्रमित व्यक्ति को लक्षण खत्म होने के 14 दिन बाद तक वैक्सीनेशन स्थगित करना चाहिए, क्योंकि वे वैक्सीनेशन स्थल पर दूसरों में वायरस फैलाने का जोखिम बढ़ा सकते हैं। उपलब्ध कई वैक्सीन में से प्रशासन के लिए एक या एक से अधिक वैक्सीन कैसे चुनें? लाइसेंस देने से पहले ड्रग नियामक द्वारा वैक्सीन उम्मीदवारों के नैदानिक परीक्षणों से सुरक्षा और प्रभावकारिता डेटा की जांच की जाती है। इसीलिए सभी लाइसेंस प्राप्त कोरोना वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावकारी होंगे। हालांकि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पूरी सूची केवल एक प्रकार के वैक्सीन से पूरी होती है, क्योंकि विभिन्न वैक्सीन विनिमय नहीं है। क्या भारत में कोरोना वैक्सीन को +2 से +8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करने और उन्हें आवश्यक तापमान पर परिवहन करने की क्षमता है? भारत दुनिया के सबसे बड़े प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रमों में से एक चलाता है, जो 2.6 करोड़ से अधिक नवजात शिशुओं और 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के वैक्सीनेशन की जरूरतों को पूरा करता है। देश की बड़ी और विविध आबादी को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए कार्यक्रम तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। क्या भारत में इस्तेमाल किया जाने वाला वैक्सीन उतना ही प्रभावी होगा जितना दूसरे देशों में शुरू किया गया? हाँ, भारत में शुरू की गई कोरोना वैक्सीन उतनी ही प्रभावी होगी जितनी अन्य देशों द्वारा विकसित वैक्सीन परीक्षणों के विभिन्न चरणों से इसकी सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। अगर मैं वैक्सीनेशन के लिए योग्य हूँ तो मुझे पता कैसे चलेगा? पात्र लाभार्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से वैक्सीनेशन और उसके निर्धारित समय के बारे में स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा सूचित किया जाएगा। पात्र लाभार्थी के पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं? पंजीकरण के समय फोटो के साथ नीचे उल्लिखित पहचान पत्रों में से कुछ भी दिखाया जा सकता है, जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज, स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना यानी मनरेगा, सांसदों, विधायकों, MLC को जारी किए गए आधिकारिक प्रमाण पत्र, बैंक पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक, केंद्र राज्य सरकार पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी सेवा कार ID। क्या कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण के कोरोना वैक्सीन प्राप्त कर सकता है? नहीं, कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद ही सत्र स्थल और समय की जानकारी साझा की जाएगी।
यदि कोई व्यक्ति स्थल पर फोटो आईडी दिखाने में असमर्थ है तो क्या उसे वैक्सीन लगाया जाएगा? फोटो आईडी पंजीकरण स्थल पर पंजीकरण और सत्यापन दोनों के लिए जरूरी है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित व्यक्ति को वैक्सीन लगाया गया है। वैक्सीनेशन की नियत तारीख के बारे में लाभार्थी को जानकारी कैसे मिलेगी? ऑनलाइन पंजीकरण के बाद लाभार्थी को वैक्सीनेशन की नियत तिथि, स्थान और समय के बारे में अपने मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होगा। क्या लाभार्थियों को वैक्सीनेशन पूर्ण होने के बाद उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होगी? हाँ, कोरोना वैक्सीन की उचित खुराक मिलने पर लाभार्थी को अपने मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होगा। वैक्सीन की सभी खुराक देने के बाद एक QR कोड आधारित प्रमाण पत्र भी उनके नंबर पर भेजा जाएगा। क्या कोई निवारक उपाय और सावधानियां हैं जिसे स्थल पर पालन करने की आवश्यकता होगी? कोरोना वैक्सीन लेने के बाद आपको कम से कम आधे घंटे तक वैक्सीनेशन केंद्र पर आराम करना चाहिए। यदि आपको बाद में कोई असुविधा या बेचैनी महसूस होती है तो निकटतम स्वास्थ्य अधिकारियों ANM आशा को सूचित करें। कोरोना अनुरूप व्यवहारों का पालन याद रखें, जैसे कि मास्क पहनना, हाथ की सफाई और शारीरिक दूरी को बनाए रखना 6 फीट या 2 गज। कोरोना वैक्सीन से संभावित दुष्प्रभावों के बारे में क्या? सुरक्षा सिद्ध होने पर ही कोरोना वैक्सीन का उपयोग किया जाएगा। जैसा कि अन्य वैक्सीन के साथ होता है, कुछ व्यक्तियों में सामान्य दुष्प्रभाव, हल्का बुखार, दर्द आदि हो सकता है। राज्यों को कोरोना वैक्सीन से संबंधित किसी भी दुष्प्रभाव से निपटने के लिए व्यवस्था करना शुरू करने के लिए कहा गया है। यदि कोई कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि जैसी बीमारियों की दवा ले रहा है तो क्या वह कोरोना वैक्सीन ले सकता है? हाँ, इनमें से एक या एक से अधिक स्वास्थ्य परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को एक उच्च जोखिम वाली श्रेणी माना जाता है। उन्हें कोरोना वैक्सीनेशन कराने की आवश्यकता है। क्या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और फ्रंट लाइन श्रमिकों के परिवार को भी वैक्सीन दिया जाएगा? प्रारंभिक चरण में सीमित वैक्सीन की आपूर्ति के कारण इसे पहले प्राथमिकता वाले समूहों में लोगों को प्रदान किया जाएगा। बाद के चरणों में वैक्सीन अन्य सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। वैक्सीन की कितनी खुराक किस अंतराल पर लेनी होगी? वैक्सीनेशन पूरा करने के लिए 28 दिन के अंदर एक व्यक्ति द्वारा वैक्सीन की 2 खुराक ली जानी चाहिए। खुराक लेने के बाद एंटीबॉडी कब विकसित होगी? कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक प्राप्त करने के 2 सप्ताह बाद आमतौर पर एंटीबॉडी का सुरक्षात्मक स्तर विकसित होता है।